सर, सुनने में आ रहा है कि आपके ऊपर एक मूवी बनाई जा रही है, राइटर हैं सौरभ पांडे जी। सुना है पद्मश्री अवार्ड मिलने के बाद भी आप एम्बुलेंस उठा के खुद डेड बॉडी उठाने चले जाते हैं। एक पीएचडी चैम्बर में एक सेमिनार था, उसमें आपने किसी को धमकी दी थी कि आप उसको गिरफ्तार करा देंगे। क्या मामला था? 2018 में आपने एक पुलिस कंप्लेन की थी बॉलीवुड एक्टर नसरुद्दीन शाह के खिलाफ। तो उसके पीछे की क्या कहानी? आप अक्सर बुजुर्गों को नसीहत देते हैं कि अपनी संपत्ति अपने बच्चों के नाम ना किया जाए, ऐसा क्यों? और कोरोना में तो बहुत बुरा हाल देखा कि हाथ तो लगाया नहीं लाशों को बच्चों ने, जाते जाते उन्होंने ऑर्नामेंट्स भी उतार लिए। किसी ने माँ की बालियां उतारी, किसी ने बाप की अंगूठी उतारी, किसी ने घड़ी उतारी, किसी ने मोबाइल निकाला। शंटी जी, अगर मैं कमेंट की बात करूँ, मैं देखूँ फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, तो आपको काफ़ी धमकियाँ दी जाती हैं। आपके कौम के लोग ही आपको धमकी देते हैं। मैं अगर बोलूँ तो अक्सर करके खालिस्तानी जो है कम्युनिटी, वो आपको काफ़ी धमकी देती है। तो इसके पीछे क्या है? सरेआम मेरा बेटा तो तख्ती लेकर से नो टू खालिस्तान इंडिया गेट पे खड़ा हो गया, तो इनकी धमकियां आनी शुरू हुई। अभी पीछे मुझे फोन आया, कनाडा से आया, लेकिन था नंबर थाईलैंड का कहीं का। पुलिस कंप्लेंट भी करी हमने कि तेरे को और तेरे बेटे को उड़ाने लगे, तुम्हारा नंबर आ गया, तू मेरे को जानता नहीं है। गरीब घर में जो कोई मौत होती है, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके बच्चियां सब बहुत रोते हैं, लिपट लिपट के रोते हैं, क्योंकि उनको पता होता है हमारे घर का आसरा यही था, हमारे घर के चलाने वाले मसीहा यही थे, वो उनकी जरूरत होते हैं। लेकिन यही मौत जब किसी पैसे वाले के घर होती है, आंसू तो बहुत दूर की बात है। बढ़िया कपड़े पहन के, काले चश्मे लगा के वो शमशान पे ऐसे खड़े होते हैं जैसे शूटिंग में आए। जिस दिन मुझे पद्मश्री मिला राष्ट्रपति भवन में, उसी दिन शाम को एक कॉल आ गई कि एक लावारिस लाश सड़क पे पड़ी है। मैंने 95 में जब एक शमशान घाट पे किसी को देखा था कि अपने बच्चे के दाह संस्कार के लिए पैसे ना होने के कारण लोगों की अधजली लकड़ियों के टुकड़े उठा रहा था, वो मेरे जीवन का बदलाव था। सुना कोविड काल में कुछ हॉस्पिटल ने आपके ऊपर एफआईआर कर दिया, ऐसा क्यों? 11 FIR, 11 एफआईआर। 4 लोग आपस में मिल गए थे, हॉस्पिटल वाले, इंश्योरेंस कंपनी वाले, लैब वाले। ये जो लोग थे, ये आपस में मिल गए थे। जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं, उसका बिल 25 लाख 30 लाख रुपए पैकेज, और फिर अगर डेथ हो जाए फिर बॉडी नहीं देते थे। उस समय जब लोग मेरे पास आते थे, मैं उनसे अंडरटेकिंग लेता था, खुद जाता था, और कई हदें पार करनी पड़ी हमें उसमें, मतलब कई हदें पार करनी पड़ी। जलालत उनकी देखते हुए लोहे को काटने के लिए लोहे का काम किया हमने, और डेड बॉडी छीन के लेके आया, उनसे छीन कर लेके आया जबरदस्ती। अगर मैं 29 साल का लेखा जोखा बता दूं आपको, तो 70,000 से ज्यादा डेड बॉडी हम क्रिमेट करा चुके हैं ऑन रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड है सबका एक एक का, क्योंकि डेड बॉडी का मामला है, इसमें बिना रिकॉर्ड के काम नहीं कर सकते। और 40,000 के करीब पेशेंट को भी हमारी सेवा गई है कैरी करने के लिए, पेशेंट को यहाँ से वहाँ से घर, डेड बॉडी को हॉस्पिटल से शमशान या घर से शमशान लेके जाना है। अभी भी हमारे पास 10 से 15 की पर डे एवरेज, पर डे नेचुरल डेथ लोग थे। वहाँ अच्छे लोग भी सामने हैं। अगर एम्बुलेंस के ड्राइवर घर से नहीं निकलते, तो हमारे ड्राइवर जो है बेचारे, जब ड्राइवर नहीं होता था कुचल देता था। आपको एम्बुलेंस मैन के नाम से भी जाना जाता है, ऐसा क्यों? कारण है इसका बहुत बड़ा कि मैं 95 से एम्बुलेंस नहीं चलता है। अच्छा, मैंने कोई अपनी पर्सनल कार नहीं रखी हुई, देखो लोग कोई फॉर्च्यूनर में घूमते हैं, मर्सिडीज में घूमते हैं, मैंने नहीं। मैं इसलिए घूमता हूँ एम्बुलेंस में क्योंकि मेरा जो सपना है, मेरा जो जुनून है, वो यही है कि रास्ते चलते कोई बंदा मिल गया, चाहे वो मृत है चाहे वो एक्सीडेंट है, तो उसके रास्ते में मैंने तो अभी डॉक्टर भी सस्पेंड कराया पीछे, क्योंकि मैं लेके गया पेशेंट को, उसने देखने से मना कर दिया। सड़क से उठा के लेके गया था, कह रहा जी आप कैसे ले आए? उठा के लेके आया, कह रहा पुलिस को इन्वॉल्व क्यों नहीं किया? मैंने कहा जब तक पुलिस आती तब तक तो मर जाता है ये, इलाज पुलिस ने करना है आपने करना है। तो मेरे से बहस करने लगा, और उस बहस के अंदर मरीज मर गया। उसने आधा घंटा खराब कर दिया। तो मैंने उसके खिलाफ FIR कराई, उसके खिलाफ LG साहब को लेटर दिया,
बाद में मुझे लेटर आया कि उसको सस्पेंड कर दिया कि आपके पड़ोसी पर अगर हमला हो रहा है और आपको नींद आ जाती है तो अगला नंबर आपका ही है। फिर सच बात है ये। अगर हम रास्ते चलते इन चीज़ों को नहीं रोकेंगे, नहीं टोकेंगे, तो इनके हौसले और बढ़ जाएंगे जो क्राइम कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर मैंने हॉस्पिटलों में ये आवाज़ उठाई तो आज NH-4C ने रूल बना दिया ना कि कोई हॉस्पिटल डेड बॉडी नहीं रोक सकता है। और इसीलिए मुझे NH-4C के नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के डिफेंडर्स ग्रुप है एक HRD, उसका मेंबर बनाया गया है। यहाँ मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, अगर मान लीजिए कोई पेशेंट है, उसकी हालत गंभीर है और परिवारजनों के पास इतना पैसा नहीं है कि उनकी पूरी देखभाल और पूरी इलाज कराया जा सके, और बिल बन गया है लंबा चौड़ा और किसी कारण से वो नहीं रह पाता है पेशेंट, तो पेशेंट के जो मृतक है उसके परिजनों को क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, एक फॉर्म भरेंगे, अंडरटेकिंग देंगे, उनको डेड बॉडी देनी पड़ेगी। और जो पैसा था उधर सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। बस अनंत कुमार जी आए, मेरे बेटे मनीष से मिले कि हम शंटी जी के ऊपर एक बायोपिक बनाना चाहते हैं। तो अनंत कुमार जी वो हैं जिनके जिला गाजियाबाद काफ़ी फेमस रही डायरेक्टर है। सौरभ पांडे जी की कश्मीर फाइल के राइटर हैं। तो सोनी लिव पे चल रहा है मेरा कार्यक्रम, आपने भी देखना हो, देख सकते हैं, पहचान के नाम से, महेश भट्ट जी का अनस्क्रिप्टेड। सो हेलो एवरीवन, आज हम बैठे हैं जितेंद्र सिंह शंटी जी के साथ में, और इनके बारे में अगर मैं बात करूं तो इन्होंने खासकर से कोरोना काल में सबकी मदद की। जिसके पास पैसा था उसकी भी मदद की, जिसके पास पैसा नहीं था उसकी भी मदद की। और मदद हम लोग अक्सर करते हैं उन लोगों की जो हमारे आसपास होते हैं, इन्होंने उसकी भी मदद की जो दुनिया से जा चुके थे। आपको पता है कोरोना काल में कितना भयानक रूप ले लिया था। मौत का हादसा हर परिवार में किसी न किसी रूप में सबने देखा। कुछ परिवारों में भारी मात्रा में, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई लोग चले गए, एक साथ चले गए, एक ही दिन चले गए। ये सारी दास्तां हम लोगों ने तो सिर्फ टीवी में, न्यूज़ में सुनी है। लेकिन अगर हम जितेंद्र सर की बात करें या सर जितेंद्र की बात करें तो इन्होंने ये सारी चीज़ें अपनी आँखों से देखी है, अपने सामने ये सारे हादसा देखे हैं। और जिन लोगों को ज़रूरत थी हॉस्पिटल पहुंचाने की, उन लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया। जो लोग दुनिया में नहीं रहे उनको शमशान घाट लेके जाना और वहाँ पे अंतिम संस्कार करना, इस तरीके से इन्होंने जाने कितने लोगों की मदद की। और ये चीज़ें सिर्फ कोरोना काल में नहीं, इससे पहले से भी करते हुए चले आ रहे हैं। इसके साथ साथ में इनको पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है और बहुत सारी खूबियाँ हैं। तो इस वीडियो को हम करते हैं शुरू, और आज हम बहुत सारी इन्हीं सब विषय से रिलेटेड चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं धन्यवाद करता हूँ NDTV चैनल का, जिन्होंने मेरे लिए इतना वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी दिल्ली की जनता की तरफ से, इंडिया की जनता की तरफ से, क्योंकि आपने एक मसीहा का काम किया है। सर इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हम देखा जाए तो हमारी शुरुआत हम जिस तरीके से पढ़ते हैं हमारे बचपन से होती है। तो आज मैं आपके बचपन के बारे में जानना पहले चाहूँगा कि आपका बचपन किस तरीके से बीता और किस तरीके से आप इस लेवल तक पहुँचे। देखिए, जो इंसान बचपन में देखता है, सुनता है, तकरीबन उन्हीं कदमों पर चलता है, पद चिन्हों पर चलता है। चूँकि मैंने बचपन में गरीबियत भी देखी, फिर मध्यम वर्गीय परिवार में, चूँकि मेरे पापा बहुत मेहनती थे, बहुत काम किया उन्होंने, अच्छे समय में हमें घर की छत बना के दी। लेकिन मैं छोटी उम्र में ही था जब तो उनकी डेथ हो गई। और वहीं से मुझे अपना बिजनेस संभालना पड़ा। उसमें स्टैंड होने के बाद तब कुछ और सोचा मैंने, लेकिन सबसे पहले जो बचपन में जो मेरी गरीबियत थी, क्योंकि मैं MCD स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, उसके बाद फिर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा मैं, तो मुझे उन चीज़ों की अहमियत पता है। जिन चीज़ों के लिए बिना कई बार इंसान बड़ा महसूस करता है कि काश मेरे पास भी होता। वो सारे समय मैंने देखे हुए हैं। मैंने पटरी से 30 रुपए का कोट भी खरीद के पहना हुआ है, सेकेंड हैंड।
तो इच्छा होती थी कि हम भी कोई अच्छा काम करें। साइकिल पे बहुत चला हूँ, स्कूटर पे बहुत ज़्यादा चला हूँ। साइकिल पे तो डॉक्टर साहब ने ये भी कह दिया था कि शंटी जी आप और ज़्यादा साइकिल चलाओगे तो टीबी हो जाएगी, ओहो। आप बहुत साइकिल चलाते हो। तो मैं यहाँ से चांदनी चौक भी कहीं भी चला जाता था। कुछ कुछ जुनून था, कुछ जवानी का समय था, कुछ ज़रूरत हुई थी, पैसे इतने नहीं होते थे। तो मुझे लगता है कि जो बचपन में मौज करनी चाहिए थी, हाँ। उस समय मेरे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां पड़ी। पापा के जाने के बाद किसी का सहयोग नहीं था। जो पापा का कारोबार था सारा वो भाई साहब ने संभाल लिया। तो मुझे लगा कोई बात नहीं, हम मेहनत करेंगे, और बड़े छोटे स्तर से मैंने काम शुरू किया और ट्रक की छत पे बैठ के मैं सामान बेचने जाता था। ट्रक की छत पे बैठ के? जी जी, यहाँ से लेके अलीगढ़, एटा होता, कानपुर तक। क्या सामान आप मोटर बेचते पार्ट, थे? मेरा मोटर पार्ट के काम था, ट्रक पार्ट्स का, छोटे छोटे अच्छा। क्रॉस वगैरह, एक्सल, कबानी पट्टे, ये का सामान बेचता था मैं। क्योंकि चूंकि अपने पास कोई ऐसी गाड़ी नहीं थी जिसमें लेके जाए, और अगर मैं बुकिंग करा के ले जाता हूँ तो उसका खर्चा ही बहुत आ जाता था। बिल्कुल। तो वैसे ही ट्रक की किसी छत पे बैठ के उसी में ऊपर सो जाता था अच्छा। और अपनी मेहनत करके काम को चलाता। वो बचपन बहुत स्ट्रगल में रहा मेरा। आजकल लोग स्ट्रगल देखते हैं, और स्ट्रगल देख के, थोड़ा सा स्ट्रगल देख के वो सोचते हैं बहुत बड़ा टेंशन है, टेंशन में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। उन लोगों के लिए क्या मैसेज है आपका? हिम्मत कभी बेकार नहीं जाती है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। वो एक शेर है कि कौन कहता है कि आसमान पे सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जो मेरे दिल में एक तमन्ना थी कि मैंने समाज में वो काम करने जो किसी ने ना किया, लेकिन तब मेरे पास कुछ नहीं था। हाँ। जैसे जैसे साधन जुड़ते चले गए, वैसे वैसे मैं वो काम करता चला गया। अभी और भी तमन्नाएं हैं, वो भी करूँगा आने वाले समय में, लेकिन मेरा जुनून काम आया इसमें। और जो मैंने अपने फादर साहब को देखा था मेहनत करते हुए, वो मैं भूलता नहीं। कोरोना काल में आपने काफी योगदान दिया, उस योगदान का प्रेरणा आपको कहाँ से आया? मुझे लगता है कोरोना काल तो एक हादसा था जो बहुत बड़ा, जिसे मैं कह सकता हूँ कहर था वो। लेकिन ये काम ऑलरेडी कोरोना आने तक 25 साल से हम कर रहे थे। 95 में मैंने शुरू किया था, तो कोरोना आते आते 2020 में 25 साल हो चुके थे। आज 29 साल हो गए। तो वो सारा सिस्टम बना हुआ था मेरे पास। ये हालत थी कि सभी प्रशासनिक लोग, चाहे वो हॉस्पिटल वाले थे, चाहे वो एसडीएम साहब थे, डीएम साहब थे, सब ये कहते थे कि शंटी जी आपकी एम्बुलेंस चाहिए, आपके शव वाहन चाहिए, आपके वॉरियर चाहिए, आपके शमशान घाट पे, क्योंकि शमशान घाट भी हमारा हमने एमसीडी से अडॉप्ट किया हुआ है, जो हम सहयोग से चलाते हैं दिलशाद वाला 25 साल से। तो वो साधन थे, इसी कारण शायद हमारे को लोग बुला रहे थे। हमारा एक्सपीरियंस भी था इसमें, क्योंकि मेरा जो छोटा बेटा जोतजीत है वो मास्टर इन डिजास्टर मैनेजमेंट लंदन से करके आया। ओके। वो भी चीज़ें काम जुड़ती चली गई। मेरा एक्सपीरियंस जो प्रैक्टिकल था, मेरे ड्राइवरों का मेहनत, वो सारी चीज़ें काम आई। तो इसमें एक होता है जुनून आपका लगा, फिर आपकी नेक्स्ट जनरेशन, आपके बेटे लोगों ने उसे पढ़ के और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी किया इसमें। अक्सर लोग आज के ज़माने में अपने पिता का काम नहीं करना चाहते हैं। ज्वेलर का बच्चा ज्वेलर बनने को तैयार नहीं है, डॉक्टर का डॉक्टर बनने को तैयार नहीं है, बिजनेसमैन का बिजनेसमैन बनने को तैयार नहीं है, बिजनेसमैन वाला नौकरी चाह रहा है, नौकरी वाला बिजनेस करना चाह रहा है। लेकिन इसमें तो मेरी खुशनसीबी है कि बचपन से ही दोनों बेटे मेरे साथ, जबकि बड़े वाले ने मास कॉम किया हुआ है, मनीष ने मुंबई में भी काम करके आया है, वो यहाँ भी करता है, लेकिन साथ साथ वो मेरा भी शहीद भगत सिंह सेवा दल का भी काम सारा वो पीआर वगैरह देखता रहता है। और छोटे वाला जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट का चेयरमैन है, जोतजीत। तो मुझे इस बात की तो चिंता नहीं है कि मतलब ये काम आगे कैसे बढ़ेगा। हाँ जी। वो तो काम बढ़ चुका है, वो तो टीम वर्क है, हमारा बन चुका है। तो ये बहुत हमारी खुशनसीबी है कि बच्चे भी उसी गाइडलाइन में चल रहे हैं। हम बात करें, आपने बताया कि ये कोरोना काल से नहीं, काफ़ी पहले से चल रहा है, तो पहला इनिशिएटिव कब आया और कैसे आया? 95 में आया। 95। चूँकि देखो ऐसा होता है, जैसी हमारी फितरत होती है, जैसी हमारी आदतें होती हैं, परमात्मा ऐसी चीज़ों से टकरा देता है। हाँ जी। जैसे कोई कठोर दिल का व्यक्ति है, उसके सामने कोई सड़क पर गिरा भी पड़ा होगा तो वो हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि उसको आदत नहीं है। लेकिन जो सामाजिक है, जिसके दिल में कहीं दया है, वो फट से उस बंदे को उठाएगा। बिल्कुल। तो मैंने 95 में जब एक शमशान घाट पे किसी को देखा था कि अपने बच्चे के दाह संस्कार के लिए पैसे ना होने के कारण लोगों की अध जली लकड़ियों के टुकड़े उठा रहा था, वो मेरे जीवन का बदलाव था। मैंने अपने दोस्तों को कहा उसी दिन वहीं पर,
राष्ट्रीय राजधानी में लोग करोड़ों रुपए शादी में, ब्याह पे, जन्मदिन पे लगाते हैं, कार पे लगाते हैं, मकान पे लगाते हैं। ये काम क्यों नहीं कर सकते? तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो 95 से शुरू किया हमने। बहुत लोगों ने इस पे हमें फप्तियां भी कसी कि आप तो लाशों का व्यापार करते हैं। जब हम ब्लड डोनेशन करते थे कहते थे खून बेचते हैं। लेकिन हम आंखें खोलकर कान बंद करके सेवा करते चले गए। तो लोगों की इन चुनौतियों ने कि आप लाशों का व्यापार करते मेरा हैं। सगा भाई कहता था अच्छा। कि ये लाशों का व्यापार करता है, कफन बेचता है, हाँ। लकड़ियां बेचता है। तो हमने उन चीजों को ना सुना। हाँ। वो वहीं के वहीं पड़े हैं, मैं कहीं ना कहीं निकल गया। बिल्कुल। देखिए, हम एफर्ट लगाते हैं और कुछ अच्छा करते हैं तो ऊपर वाला भी साथ देता है, खुल के साथ देता है। नियत से मुराद है। हम्म। नियत अच्छी होगी वैसी मुराद होगी। बिल्कुल। फिर कोरोना काल में तो इतना भयानक सिचुएशन था जहाँ पे लोगों की मौत हो रही थी, लोग अवॉइड कर रहे थे, घर से नहीं निकल रहे थे। तो उसमें आपके मन में कोई भय आया या आपने उस भय का कैसे सामना किया? देखिए, लोहे का काम करने वाला व्यक्ति 400 डिग्री के टेम्परेचर पे भी लोहे का काम करता है। देखो फैक्ट्री में जाके आप, बिल्कुल। आम व्यक्ति उसके 20 फुट दूर से नहीं गुजर सकता। हम्म। तैरने वाला व्यक्ति 200 फुट से भी छलांग मार देगा क्योंकि उसे स्विमिंग आती है। मुझे जो ये जुनून आया और भय नहीं लगा, मुझे क्यों नहीं लगा, से एक बहुत बड़ा कारण था। मैं बचपन में एक बार मर चुका हूँ। मैं बचपन में मर चुका हूँ एक बार, जब मैं 11-12 साल का था। और मैं, मेरे पिताजी, मेरी मम्मी, सारी फैमिली, हम, हमारा एक गुरुद्वारा है नांदेड़ में, महाराष्ट्र में, हजूर साहब, वहाँ गए तो हम लोगों में अमृत पान कराया जाता है। अमृत पान किया, मेरे सिर पे पीला दस्तार बांधा गया ऑरेंज कलर का, और उसके बाद हम सब गोदावरी नदी के किनारे आ गए। गुरुद्वारे के ठीक पीछे है वो। अब सारे मेरे मम्मी पापा सब खाना वाना का इंतजाम कर रहे थे, बैठ के भी लंगर खाएंगे वैसा कुछ, और मैं अकेला गोदावरी नहर की तरफ चला गया। बहुत बड़ी नदी है वो, छोटी मोटी नहीं, जैसे हमारे गंगा जी हैं ऐसी नदी है। और मुझे तैरना भी नहीं आता था, और मैंने पहली सीढ़ी पे पैर रखा तो सीढ़ी थी नहीं नीचे, और मैं नीचे चला गया। एक बार ऊपर आया, आंखें बाहर आती थी बस, नाक बाहर नहीं आता था, पानी अंदर चला जाता था। दूसरी बार आया, फिर पानी अंदर गया। मैं बोलना चाह रहा हूं पर बोल नहीं सकता, जब बोलने की और कोशिश करता हूँ मुंह के अंदर पानी जाता है। हाथ पैर मार रहा हूं मैं, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता। बाहर एक लेडीज मिट्टी के खिलौने बना के बेच रही थी। उसने हल्ला मचाया कि ये बच्चा किसका है, डूब गया है, बच्चा डूब चुका है। तो वहां जो स्विमर थे 2-3, उन्होंने छलांग मारा, ढूंढने लगे मुझे। तो मेरे फादर साहब को भी स्विमिंग आती थी, उन्होंने भी छलांग मारी। अब वहां क्या चीज काम आई कि जब मैं अमृत छक के आया था, तो जो मुझे दस्तार बांधी थी गुरुद्वारा साहब से, वो दस्तार जो है, दस्तार इतना सा छोटी पगड़ी होती है हम लोगों में, सरोपा बोलते हैं उसको, वो तैरता हुआ दिख गया उनको, मेरे फादर साहब को। ये बात उन तैराक को तो नहीं पता थी। तो मेरे फादर साहब ने वहीं छलांग मारी और नीचे तक आके, तब तक मैं जा चुका था, मतलब उसके तब मेरी होश खत्म हो चुकी थी, एक तरह से मैं जा चुका था, मौत हो चुकी थी। मेरे को पापा ने खींचा, ऊपर लाए, नीचे दलदल थी बहुत, मेरे मुंह में, पेट में सब दलदल चली गई। अब जब बाहर लाए, जो तैराक थे उन्होंने भी मदद करी बाहर निकालने में, तो मैं ब्रेन डेड था। मतलब मेरे को कुछ आवाजें आ रही थी, मैं वैसे मरा हुआ था, लेकिन मुझे कुछ आवाजें आ रही थी, कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं कि इसको उल्टा लेटाओ, कोई कह रहा है इसको ऊपर से दबाओ, इसके मुंह से मलबा निकालो, कईयों ने कहा जी अब कुछ नहीं है इसके अंदर। तो मेरे जो मम्मी थे और पापा थे, मम्मी तो खैर देखो माँ तो माँ ही होती है, वो रोने लगे। तो मेरे पापा ने कहा कि इसको कुछ नहीं होगा, ये गुरु गोविंद सिंह का लाल है और आज हमारा छक के आया है, इसको कुछ नहीं होगा। और 1 घंटे बाद मुझे होश आ गया। 1 घंटे तक? 1 घंटा मुझे दबाते रहे वो, पानी बहुत, मेरे अंदर इतना पानी चला गया था, और गाद चला गया था, मलबा जिसको बोलते हैं,
वो जा चुका था अंदर, और 1 घंटे के बाद मैं इस पोजीशन में आया कि जिंदा हूँ। वो भी उन तैराकों की मेहरबानी से। कुछ फर्स्ट एड वाले आ गए वहाँ पे, ये वो, मतलब मेरे को याद भी नहीं, सच बोलूँ पूरी बात तो मैं 12 साल का रहा हूँ उस समय, 11-12 साल का। तो उसके बाद 3 दिन जब वो लोग वहाँ थे, हम लोग, तो उस 3 दिन में हमारे परिवार में आपस में किसी ने बात नहीं करी उस सदमे से। पता यही बातें करते थे कि आज ये बच्चे को चला जाता तो हम घर कैसे, ये बातें वहाँ चल रही थी। तो वो मौत से वापस आ जाना, वो मेरे लिए समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं कि एक सरप्राइज था, अचंभा था। और फिर मेरी मम्मी ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये तो गुरु गोविंद सिंह का लाल है, उन्होंने बख्शा है इसको। तो आपके घर पे आपको गुरु गोविंद सिंह का लाल के नाम से, उनका, हम सच बात है कि हमारी पूरी कौम जो है ये गुरु गोविंद सिंह के बच्चे ही हैं हम। उन्होंने जो हमें बख्शाया है, हाँ जी, हमारे को 5 कक्कार दिए, हमें हिम्मत दी, जोश दिया, ये ताज दिया सिर के ऊपर। तो मुझे लगता है हमारे से बड़ी कोई कौम नहीं है दुनिया के अंदर, हमारे से बड़े जज्बात किसी के नहीं है। अब देश की आज़ादी में देख लीजिए, कुर्बानी के सबसे पहले हमारी कम्युनिटी खड़ी होती है। कोई भी बुरा समय आ जाए, सबसे पहले हमारी कम्युनिटी खड़ी होती है। कोई डिजास्टर आता है सबसे पहले से, और किसी बात का अहंकार नहीं है। हाँ जी, हमारे करोड़पति जो साथी हैं हमारी कम्युनिटी के, वो भी गुरुद्वारा साहब में जाके जूते साफ करते हैं, पॉलिश करते हैं, वो झाड़ू मारते हैं, लंगर के जूठे पत्ते उठाते हैं। क्योंकि गुरु नानक देव साहब ने जो लंगर की प्रथा चलाई, इसका एक मेथड था कि जब लंगर नीचे बैठ के खा रहे हैं तो गरीब अमीर सब समान हो जाते हैं, सब समान, चाहे वो कोड़ी भी है तो वहीं बैठ के खाएगा। इस प्रथा का यही मकसद था कि लंगर एक ऐसी प्रथा है, ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाती है। और जिस बात को आज साइंस कह रही है या वैज्ञानिक कह रहे हैं या लोग कहते हैं, वो गुरु नानक साहब ने उस समय कह दी थी। आज साइंस कहती है ना कि आप हवा के बिना जिंदा नहीं रह सकते, पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते। गुरु नानक देव साहब का श्लोक है, पवन गुरु पानी पिता। ये गुरु नानक देव साहब ने उस समय कह दिया था कि पवन गुरु है और पानी पिता है, जीवित रखता है हमको। ये बातें गुरु नानक देव साहब ने कही थी। तो इसलिए मेरा बचपन, जब मौत का बात थी, मौत से इसी वजह से मैं कोविड में नहीं डरा कि मुझे मरने का एक्सपीरियंस था। और मैं अपनी गुरबानी में सुनता आया हूँ कि मोहे मरने का चाव है, मरूं तो हर के द्वार। तो मुझे लगता है कि शमशान से बड़ा हर का द्वार कहाँ हो सकता है। तो आपने ये कि मरूं तो हर का द्वार, ये आपने जो बोला कि शमशान भूमि में मरूं, तो ऐसा ख्याल आपको नहीं आया जब आप कोविड काल में इतने लोगों की हेल्प कर रहे थे, आपके ड्राइवर लोग हेल्प कर रहे थे, आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही थी, उस समय आपको मौत का ख्याल नहीं आया? नहीं, सारा ख्याल था। क्योंकि लेकिन पहला जब कोविड आया उसमें हम सारे बेड पे चले गए। मैं डेथ बेड पे था, बेटा वेंटिलेटर पे था, एक ड्राइवर की मौत हो गई, फिर मेरी एक सिस्टर इन लॉ की डेथ हो गई, फिर मेरे एक ब्रदर इन लॉ की डेथ हो गई, 3 लोग चले गए हमारे। और 14 दिन बाद जब मैं नीचे उतरा क्वारंटाइन से, तो तमाम मीडिया वाले और ऑफिसर्स वगैरह हमको बधाई देने आए। होता ही था उस समय ऐसे शुरू में कि जो ठीक होता था कोई फूलों की बरखा करता था कुछ। तो सबने पूछा मुझे कि शंटी जी, अब आप 14 दिन अंदर रहे हैं क्वारंटाइन में, आपका जज्बा बढ़ा है या कम हुआ है? तो मैंने कहा जी, मैंने तो एक मिलिट्री वाले जवान को देखा था करगिल की लड़ाई में, उसकी एक आंख चली गई थी, गोली लगी थी। उससे एक क्वेश्चन किया गया था तो उसने एक बात कही थी कि पहले एक आंख बंद करके गोली मारता था, परमानेंट बंद हो गया, अब टिका टिका के मारो। ऐसे ही मैंने कहा जी, मैंने कहा जो नुकसान हो सकता था हो गया, मैं मौत से वापस आ गया। अच्छा, मैं बिल्कुल जब मौत के उस करीब था, 35 मेरा बीपी था, ओके, तो मेरे मन की आवाज थी कि मुझे कुछ नहीं होगा। मैं बातें कर रहा था, दवाई मिल नहीं रही थी। मेरे एक मेंबर हैं जिंदा वीर जी, वो लेके आए रात के 2:30-3 बजे, जाके ढूंढ ढूंढ के पता नहीं कहाँ से दवाई लाए। कैसे मैं सर्वाइव किया मुझे नहीं पता, 12-13 घंटे बाद ये मैं जीवित हूँ। लेकिन मन के अंदर एक दृढ़ विश्वास था कि मुझे कुछ नहीं होगा। दृढ़ विश्वास इसे कहते हैं। क्योंकि मैंने कहा कि मैंने मरना होता तो मैं 12 साल की उम्र में मर जाता। बिल्कुल, परमात्मा ने मुझे जीवन बख्शना था, बख्श दिया, अभी भी बख्शेगा। और ये सेवा अगर मेरे लेखे है
तो मैं कुछ नहीं होगा, और मैं बचा, और दूसरे कोविड आते ही हम डट के लग गए। फिर तो मैं 21 दिन निकला ही नहीं शमशान से बाहर। अच्छा। वहीं एम्बुलेंस में सामान पड़ा रहता था, टाइम ही नहीं होता था। 200 तक डेड बॉडी पर डे करी हमने, पर डे 200? 200 तक ये टॉप गया था मेरे शमशान घाट पे। एक शमशान घाट में आई गेस 2 से 3? नहीं, हमारे यहाँ 34 थे। 34 पाथ बोलते हैं उसको, 34 बात। प्लेटफॉर्म बोलते हैं। लेकिन उसके अलावा जो नीचे जगह बची थी उस पर भी करना शुरू कर दिया। फिर जब मैंने देखा कि 100 को टच कर रहे हैं, फिर मैंने डीएम साहब को और डीसी साहब, कमिश्नर साहब को बोला, एमसीडी के, बहुत अच्छे इंसान थे वो भी, कि सर अगर आज शाम तक हमने कोई इंतजाम नहीं किया तो सड़क पे करना पड़ेगा। कहते क्या करें? मैंने कहा साथ में 1000 गज का एक प्लॉट पड़ा है, वो भी एमसीडी का ही है, दीवार तोड़ दो बीच में से। आनंद फानंद में बुलडोजर आया, दीवार तोड़ी गई। वहाँ पे फिर 68 उन्होंने प्लेटफॉर्म और बना दिए, खाली ईंटें बिछा दी, मतलब बस यहाँ करो आप, नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 ऐसे करके। तो आप वहाँ हमने 200 तक भी टोटल कराया एक दिन में। और दिन क्या रात कब होती थी हमें तो पता ही नहीं, सच बोलूँगा। कहते हैं ना, सुबह होती है शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम होती है। सुना कोविड काल में कुछ हॉस्पिटल ने आपके ऊपर एफआईआर कर दिया, ऐसा क्यों? 11 एफआईआर। 11 एफआईआर? इस कोविड काल में बहुत अच्छे लोग सामने आए, और कईयों ने तो कर्जा ही उतार दिया देश का। डॉक्टर, टेक्नीशियंस, नर्सेज, पुलिस, सिविल डिफेंस, एम्बुलेंस ड्राइवर, शमशान घाट पे काम करने वाले कर्मी, मीडिया कर्मी भी, मैं तो कहूँगा बेचारे वो भी शमशान घाट पे आते थे कवरेज करने के। लेकिन सबसे गंदा रोल अगर किसी का था, उसमें 100% तो नहीं कह सकते, 10-5% तो अच्छे लोग भी होंगे, 10-20%। लेकिन जो मैंने देखा दिल्ली में, 4 लोग आपस में मिल गए थे, हॉस्पिटल वाले, इंश्योरेंस कंपनी वाले, लैब वाले। ये जो लोग थे ये आपस में मिल गए थे। जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं है उसका बिल 25 लाख 30 लाख रुपए पैकेज, और फिर अगर डेथ हो जाए फिर बॉडी नहीं देते थे। उस समय जब लोग मेरे पास आते थे, मैं उनसे अंडरटेकिंग लेता था, खुद जाता था, और कई हदें पार करनी पड़ी हमें उसमें, मतलब कई हदें पार करनी पड़ी। जलालत उनकी देखते हुए लोहे को काटने के लिए लोहे का काम किया हमने, और डेड बॉडियां छीन के लेके आए, उनसे छीन कर लेके आए जबरदस्ती, कि आपके पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है। और हमारे देश का कानून भी कहता है, 2017 में चार्टर भी आया था सुप्रीम कोर्ट में, कि कोई हॉस्पिटल डेड बॉडी को रोक नहीं सकता है। और अब तो एनएचआरसी ने रूल ही लागू कर दिया है। तो जिन जिन हॉस्पिटल से मैंने जबरदस्ती डेड बॉडियां उठाई, उनका नुकसान हुआ, किसी का 20 लाख, किसी का 30 लाख, किसी का 15 लाख, उन सब ने मेरे ऊपर एफआईआर कर दी। ओके। मैं भी बड़ा खुश था। मैंने कहा बहुत अच्छा किया, आप करिए ना, कोर्ट में जाएंगे तो बात करेंगे ना, आपकी जलालत तो हम दिखाएंगे ना वहाँ पे, कि 400 रुपए वाली पीपी किट आपने 7,800 रुपए की लगाई हुई है बिल के अंदर। अगर 25 पेशेंट आईसीयू के अंदर हैं, एक डॉक्टर गया है सबको देखने के लिए, तो 25 के 25 उनके घर वालों को बिल लगा दिया गया पीपी किट का। डॉक्टर तो एक गया ना। अगर ऐसा नहीं है, मैं कह रहा हूं जो, तो 2000 का इंजेक्शन 2 लाख का किसने बेचा दिल्ली में? बताइए ना। 1000 वाली एम्बुलेंस 50,000 पे कैसे मिली? 500 वाला ऑक्सीजन का सिलेंडर 50,000 का कैसे बिका? अगर ऐसी बातें नहीं है, और ऑक्सीजन की कमी की वजह से राष्ट्रीय राजधानी में जहां नारे लगते हैं बिजली हाफ पानी माफ, हवा नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं थी, उसके लिए 25 लोग एक रात में जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में मर जाते हैं। तो ये जलालत नहीं है? इसके खिलाफ मैंने इंकलाब की आवाज उठाई, लड़ा उनसे, डेड बॉडियां उठाई, संस्कार कराए, करते रहो केस। अगर मैं गलत हूं तो न्यायपालिका मुझे दंड दे देगी, नहीं तो तुम तो चोर हो ही सारे, तुमको तो छोड़ूंगा नहीं मैं। वो तो कोविड था, आज भी बताता हूं मैं। अभी गुड़गांव का बहुत बड़ा हॉस्पिटल, 1 महीना पहले मेरे एक सज्जन आए, मेरे पास 80 लाख रुपए का बिल, 80 लाख रुपए का, वो डेथ हो जाती है। कह रहे जी हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। इन्होंने करते क्या है हॉस्पिटल वाले, पैकेज देते हैं पहले। कोविड से भी हटके बात करता हूँ आज भी। सपोज किसी को किडनी की प्रॉब्लम है,
तो कहेंगे जी आप किडनी वाला कोई बंदा ले आए, हमको ट्रांसप्लांट कर देंगे। वो आ गया जी। किडनी ट्रांसप्लांट तो आई गेस इलीगल है इस समय, अगर किसी और से हम लेते नहीं, हैं ले नहीं सकते आप किसी की, सिर्फ अपने आपके ब्लड रिलेशन रिलेटिव। वाला दे सकते हैं। लेकिन उसका भी खर्चा लगाते हैं ना, 13 लाख रुपए लेंगे सपोज। तो अगला कहता है ठीक है यार, हमारा बंदा बचना चाहिए। अब होता क्या है, 13 लाख रुपए वाला जो पैकेज है उसको 73 रुपये पहुंचा दिया जाता है। क्योंकि जैसे ही किडनी का ऑपरेशन करते हैं, फिर 8-10 बीमारियां और गिना देते हैं। इसके तो लंग्स भी गड़बड़ है जी, इसको तो इन्फेक्शन भी है जी, फलाना है जी, वो है जी, वेंटिलेटर पे करना पड़ेगा जी, बड़ा माहौल बना देते हैं, वो डरा देते हैं, धमका देते हैं, कुछ भी कह देते हैं। अब इंसान क्या वहाँ पे मजबूर बैठा हुआ है, घर के वहाँ बाहर किसी के मकान बिक गए, फ्लोर बिक गए, गहने बिक गए, उनको क्या लेना देना इन चीज़ों से। और मेरी कंप्लेंट पे 3 हॉस्पिटलों पे छापे पड़े, एक ही कंपनी के, फरीदाबाद में, नोएडा में और दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली में। एक दिन की सेल 4 करोड़ रुपए थी और 2 से 2.5 करोड़ का सोना भी था। बताओ सोना कहाँ से है, आप सोचोगे। कन्वर्ट करा लिया उन्होंने पैसे देके। तो ये जलालत सामने जो आई, उसकी मैंने खिलाफत की, उन्होंने केस किए, करते रहे। मैं तो आगे भी यही करूंगा। मैं तो आपके इस पॉडकास्ट में ऑनलाइन बोल रहा हूँ कि किसी भी व्यक्ति को अगर हॉस्पिटल वाले डेड बॉडी देने से मना करें पूरे भारत के अंदर, मेरा फ़ोन नंबर नोट करिए 8750674433। मैं बैठा हूँ ना आपको डेड बॉडी दिलाने के लिए। ये बहुत ही बड़ा कर्म कर रहे हैं, ऊपर वाले की तरह आप भी एक मसीहा बन गए वही हैं। करा रहा है जी, हम नहीं कर रहे। और हम तो एक जरिया है। देखिए जाने कितने गरीब लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि ऐसी कुछ भी मदद हो सकती है कहीं से। तो सर ने तो रिपीट कर दिया, मैं आपको दोबारा से रिपीट करता हूँ कि आप, आपके जानने वाले, अगर किसी को भी कभी भी ऐसी नौबत आ जाती है कि डेथ बॉडी लेने के लिए आपको पैसे देने पड़ रहे हैं, आप उस लायक नहीं हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं। मैं कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और इस वीडियो को, इस कॉन्टैक्ट नंबर को आप सेव कर लें। आपकी नहीं, हो सकता है आप किसी और की मदद कर दें, जिससे कि एक बहुत ही बड़ा रिलीफ मिल जाए। कम से कम अगर जो इंसान चला गया है उसको तो परेशानी ना झेलना पड़े, उसके परिजनों को परेशानी ना झेलना पड़े, और अंतिम संस्कार जैसी चीज़ तो कम से कम एक इंसान को जाते जाते मिल सके। इसके साथ मैं दूसरी बात भी जोड़ देता हूँ कि सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरे देश के अंदर कहीं भी किसी व्यक्ति को लगता है कि संस्कार के, दाह संस्कार के लास्ट राइट्स के पैसे नहीं है। दाह संस्कार में दफन भी हो सकता है, वो कफन दफन भी हो सकता है। क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, हमारे देश में तो हर मजहब रहता है। हर मजहब की हेल्प करते हैं। हम सबकी करेंगे। कोरोना में करें हमने, 200 से ज़्यादा हमने मुस्लिम दफनाए हैं। 14 क्रिश्चियन को तो जलाना पड़ा मेरे शमशान घाट में, क्योंकि उनके ग्रेव यार्ड में जगह नहीं थी। तो उनको क्रीमेट करके उनकी एशेस को ले जाके दफनाया उन्होंने। फादर ने कहा मुझे ऐसा कर दो, हमने कर दिया। उसकी मेरे पास वीडियो भी है मेरे पास। तो मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको पूरे देश के अंदर कहीं भी आपको लगता है कि डेथ हो गई है और उनके पास कफन दफन के पैसे नहीं है, तो आप हमें फ़ोन करेंगे। हम वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी से बात करके, या वैसे तो हर स्टेट में हमारे कोई ना कोई मेंबर हैं ही हैं, उसका जिम्मा हम लेते हैं। उसके लिए भी आप हमें 8750674433, और एक नंबर और है मेरा 9999979843। आप इन दोनों नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि कुछ लोग जो हमारा ये कार्यक्रम देख रहे होंगे, उनका दिल करता होगा कि हम भी इस यज्ञ में अपनी आहुति दें। मेरे पास ये भी फ़ोन आते हैं कई कि शंटी जी 4 दाह संस्कार आप हमारी तरफ से करा दीजिए महीने में। कोई कहता है 10 करा दीजिए, कोई कहता है एम्बुलेंस ड्राइवर की हमारे से तनख्वाह ले लीजिए, कोई कहता है जी आप एक एम्बुलेंस ही ले लीजिए। आज इतनी 33 एम्बुलेंस कैसे आ गई, लोगों ने दी है हमको। तो मैं उसके लिए भी कहूँगा कि हम एक QR कोड अभी डालेंगे भाई साहब, उसमें हमारा सारा बैंक डिटेल होगा, ताकि वो गलत हाथों में ना जाए। और स्वेच्छा से अगर आप उसमें कुछ डोनेट करना चाहते हैं तो शहीद भगत सिंह सेवा दल, ATG, FCRA, 12A, CSR में सब एलिजिबल है। लेकिन मजेदार बात है कि आज तक शहीद भगत सिंह सेवा दल ने 29 साल में दिल्ली सरकार या भारत सरकार से 25 पैसे भी ग्रांट के रूप में नहीं लिए। ये मैं ऑनलाइन बोल रहा हूँ। ये बहुत ही बड़ी बात है कि आपने एक इनिशिएटिव लिया, उस इनिशिएटिव को आज इस लेवल तक लेके आए।
कि आपसे लोगों ने कोरोना काल में जाने कितने लोगों ने इसका मैं ये तो बिल्कुल शब्द उचित नहीं रहेंगे कि लाभ उठाया, बट आपने उनको मदद की। 4,266 डेड बॉडी हमने क्रिएट करी है। 4,266। आज तक की बात करें, आपने 29 ओनली साल कोविड की की बात कर रहा हूँ, कारगाल ये कोविड की है। कोविड अगर मैं की। 29 साल का लेखा जोखा बता दूं आपको, हम्म, तो 70,000 से ज्यादा डेड बॉडी हम क्रिएट करा चुके हैं ऑन रिकॉर्ड। और रिकॉर्ड है सबका एक एक का, क्योंकि डेड बॉडी का मामला है, इसमें बिना रिकॉर्ड के काम नहीं कर सकते। और 40,000 के करीब पेशेंट को भी हमारी सेवा गई है कैरी करने के लिए, पेशेंट को यहाँ से वहाँ से घर, डेड बॉडी को हॉस्पिटल से शमशान या घर से शमशान लेके जाना है। अभी भी हमारे पास 10 से 15 की पर डे एवरेज, पर डे नेचुरल डेथ होती है। इसलिए इस सेवा के लिए कई लोग कहते हैं कि शंटी जी हम ये एम्बुलेंस के लिए दान करना चाहते हैं या शमशान घाट की लकड़ी के लिए करना चाहते हैं, क्योंकि जब बुरा वक्त चल रहा था हमारे शमशान घाट में लकड़ी नहीं थी। उस समय बहुत अच्छे अच्छे लोगों का फोन आया मुझे। वेव सिटी के मालिक है राजू चड्डा जी, 1,000 टन लकड़ी भेजी उन्होंने, 1,000 टन। एक संदीप शर्मा जी हाई कोर्ट के जज हैं शिमला में, वहां से फोन करके उन्होंने लकड़ी भेजी मुझे। कोई ट्रैक्टर पे लकड़ी लेके आ रहा है, कोई कार में लेके आ रहा है, कोई ट्रक लेके आ रहा है। हमारे देशवासियों में ये बात तो बहुत है कि आपस में चाहे हम कुछ भी करते हैं, लेकिन जब देश के ऊपर कोई बात आ जाती है तो हम सब एक हो जाते हैं और वहाँ एक ही नारा देते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में प्यार रखना। ये बात तो निश्चित है, हमारे देश मुल्क के हमारे काबिल तारीफ है कि आपस में चलो हर घर में होता है तो भाई भाई का भी होता है, लेकिन जब कभी विपदा आई है, जैसे कोविड का भयानक समय आया, उससे पहले करगिल का समय आया, कहीं भी हुआ, गुजरात में हुआ, अर्थक्वेक आया, मैं तो नेपाल भी गया जब वहाँ पे अर्थक्वेक आया, मैं मद्रास में भी गया जब वहाँ बाढ़ आई, कश्मीर में भी गया, उत्तराखंड में भी गया। तो वहाँ मैं क्या देखता हूँ कि वहाँ सब भूल जाते हैं कि हम किस कम्युनिटी के, और वो बड़े बड़े नेता जो नारे लगाते हैं ना जातिवाद के, वो भी छुप जाते हैं उस समय, क्योंकि काम उन्होंने नहीं करना, काम तो संस्थाओं ने करना है, जनता ने करना है। मैं कई लोगों को देख के मुझे बड़ी खुशी होती है। कई लोगों को के लिए लोग बहुत बुराई करते हैं कि फला ऐसा है, फला ऐसा है। मैं किसी कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ संस्थाओं के बारे में भी कहते हैं। जैसे हमारी कम्युनिटी में कहते हैं कि यार ये आरएसएस से जुड़े हुए हैं, आरएसएस से करती है, वो करती है। तो मैंने कहा यार मुझे तो कोई उनमें बुराई दिखी नहीं। मैं नेपाल गया तो सबसे पहले आरएसएस वाले हमारे साथ वहाँ पे लंगर लगा रहे थे, लाशें भी उठवा रहे थे, हमारे शमशान घाट में भी साथ दे रहे थे कई लोग आके, सेवा भारती वाले। और जब भी कोई विपदा आती है खड़े हो जाते हैं वो। अब उनकी अच्छी बातें देखो ना, जो भी एक संस्था है एक अच्छा काम कर रही है, आप उसको कैच करिए ना। कुछ छोटी मोटी बुराई है उसको छोड़ दीजिए ना। ऐसा कौन सा इंसान है जिसके अंदर बुराई नहीं है? बिल्कुल। ऐसा कौन सी संस्था है जो गलती नहीं करती होगी? हो जाती है गलतियां तो गलती संस्था की किसी एक मेंबर से हो सकती है, उसके लिए पूरी संस्था को ब्लेम करना इज नॉट अ राइट वे। बिल्कुल ठीक बात। हम अगर अच्छी चीज़ों को देखते हैं हमें अच्छाई दिखती है, हम अगर खराब चीज़ों को देखते हैं तो हमें खराब दिखती है। अगर आप अच्छी चीज़ों को देखेंगे तो आप मेंटली हेल्दी रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, आपको टेंशन जैसी चीज़ें नहीं आएंगी। तो आपको हमेशा हर जगह एक अच्छाई देखनी है। आप अगर अच्छाई देखते हैं तो आपके साथ भी अच्छाई होती है। इसका एग्जाम्पल हो रहा है ना आपके सामने, जहां हम कह रहे हैं कि हॉस्पिटल्स ने उस समय गुंडागर्दी करी। हाँ जी, मैं लफ्ज दे रहा हूं उसको, गुंडागर्दी बराबर। उस कहर में इन्होंने कहर बरपाया। मैंने तो यहां तक कहा माननीय गृह मंत्री जी को कि इनके ऊपर एनएसए लगाना चाहिए, इनकी बेईमानी को देखते हुए। लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं के डॉक्टर्स, वो तो भगवान का रूप थे। अगर उस समय डॉक्टर काम पे नहीं आते, नर्सेज नहीं आती, टेक्नीशियन नहीं आते, तो कितने लोग मर जाते। सोचिए ना बात को आप। बिल्कुल। तो जहां बुरे लोग थे वहां अच्छे लोग भी सामने है। अगर एम्बुलेंस के ड्राइवर घर से नहीं निकलते, अब हमारे ड्राइवर जो है बेचारे, एक ड्राइवर ने एक दिन में 40-40 लाश उठाई है। जब ड्राइवर नहीं होता था मैं खुद चल देता था। आपको एम्बुलेंस मैन के नाम से भी जाना जाता है, ऐसा क्यों? कारण है उसका बहुत बड़ा कि मैं 95 से एम्बुलेंस में ही चलता हूँ। अच्छा। मैंने कोई अपनी पर्सनल कार नहीं रखी हुई। नहीं तो लोग कोई फॉर्च्यूनर में घूमते हैं या मर्सिडीज में घूमते हैं, मैंने नहीं गाड़ी। मैं इसलिए घूमता हूँ एम्बुलेंस में क्योंकि मेरा जो सपना है, मेरा जो जुनून है, वो यही है कि रास्ते चलते कोई बंदा मिल गया, चाहे वो मृत है चाहे वो एक्सीडेंट है, तो उसको उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। तो मेरी एम्बुलेंस में
स्ट्रेचर, पीपी किट, मोर्ची बैग, फर्स्ट एड बॉक्स, ऑक्सीजन सब रेडी रहता है। और जब तक लोग अभी बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि आजकल कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई मौत हो जाए या कुछ, लोग सबसे पहले वीडियो बनानी शुरू कर देते हैं, पेशेंट को नहीं उठाते हैं। तो मैं पहला काम ये करता हूँ, एम्बुलेंस वहीं लगाई, फटाफट गाड़ी में डाला और सीधा ले जाता हूँ। जाते हॉस्पिटल वाले मुझे कई बार कहते हैं आप कौन है इनके, मैंने कहा जी मैं कोई नहीं हूँ इनका, ये मेरा कार्ड पकड़िए, अगर आपको कोई मेरे खिलाफ एफआईआर करानी हो करा दीजिएगा। सड़क पे पड़ा था, मैं उठा के ले आया, बस इतना करता हूँ। मैं कहता हूँ अब मैं नहीं परवाह करता इन बातों से कि वो मेरे पे केस कर देंगे, ये कर देना यार, क्या दिक्कत है। मैंने तो अभी डॉक्टर भी सस्पेंड कराया पीछे, क्योंकि मैं लेके गया पेशेंट को, उसने देखने से मना कर दिया, सड़क से उठा के लेके गया था। कह रहा जी आप कैसे ले आए, उठा के लेके आया। कह रहा पुलिस को इन्वॉल्व क्यों नहीं किया। मैंने कहा जब तक पुलिस आती तब तक मर जाता है ये, इलाज पुलिस ने करना है आपने करना है। तो मेरे से बहस करने लगा और उस बहस के अंदर मरीज मर गया। उसने आधा घंटा खराब कर दिया। तो मैंने उसके खिलाफ एफआईआर कराई, उसके खिलाफ एलजी साहब को लेटर दिया, बाद में मुझे लेटर आया कि उसको सस्पेंड कर दिया। क्यों ना करे ऐसा लोगों को, बिल्कुल करना चाहिए। आप भगवान की सीट पे बैठे हैं, एक डॉक्टर भगवान के रूप में होता है जब कोई इमरजेंसी में पेशेंट आता है, और अगर वो मना करता है तो अपने कर्तव्य को छोड़ रहा है, तो फिर उसको सीट के ऊपर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। और अगर मैं उस जुल्म के देख रहा हूँ, कहते हैं ना, मेरे दोस्त हैं खेड़ा जी, उनका एक कोटेशन है कि आपके पड़ोसी पर अगर हमला हो रहा है और आपको नींद आ जाती है तो अगला नंबर आपका ही है। फिर सच बात है ये। अगर हम रास्ते चलते हैं इन चीजों को नहीं रोकेंगे, नहीं टोकेंगे, तो इनके हौसले और बढ़ जाएंगे जो क्राइम कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर मैंने हॉस्पिटलों में ये आवाज उठाई तो आज एनएचआरसी ने रूल बना दिया ना कि कोई हॉस्पिटल डेड बॉडी नहीं रोक सकता है। और इसीलिए मुझे एनएचआरसी के, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के डिफेंडर्स ग्रुप है एक, एचआरडी, उसका मेंबर बनाया गया है। यहाँ मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, अगर मान लीजिए कोई पेशेंट है, उसकी हालत गंभीर है और परिवारजनों के पास इतना पैसा नहीं है कि उनकी पूरी देखभाल और पूरी इलाज कराया जा सके, और बिल बन गया है लंबा चौड़ा और किसी कारण से वो नहीं रह पाता है पेशेंट, तो पेशेंट के जो मृतक है उसके परिजनों को क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, एक फॉर्म भरेंगे, अंडरटेकिंग देंगे, उनको डेड बॉडी देनी पड़ेगी। और जो पैसा था उधर सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। भाई लॉज आ गए। जिसके घर में पैसा ही नहीं है और जो इलाज कराना चाहते हैं उनके लिए भी बताना चाहिए हमें लोगों को। एक्सीडेंट हो गया है, कोशिश करिए कि आप सबसे पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके जाइए, जो नजदीकी हो। अगर नहीं है तो बात अलग है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाते हैं किसी भी बड़े में, तो फिर उनको ईडब्ल्यूएस की सुविधाएं भी मिल जाती है। उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो 10 लाख तक भी जा सकते हैं, ठीक है। और उस प्रधानमंत्री की जो आयुष्मान योजना आई है 5 लाख का, तो वो भी फायदा मिल जाता है। लेकिन अगर परमात्मा ना करे कि बचता नहीं है वहां पे, फिर तो 1 रुपया भी नहीं देना। इसीलिए तो मैंने नंबर दिया है, क्योंकि 3-3, 4-4 दिन डेड बॉडी को ये रोक लेते थे, अब 4 मिनट भी नहीं रोक सकते। ये बहुत ही अच्छा समाचार है। तो ये नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ, वीडियो में भी आपको ये नंबर दिख जाएगा। इस नंबर को सेव करके रख लें और इस वीडियो को, इस पार्ट को आप सबके साथ शेयर करें। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि हमारे जान पहचान वाले के साथ ऐसी कुछ न कुछ हादसा हो जाता है, उसके बाद उनको भारी रकम चुकाना पड़ता है, अपना घर बेच के, ज़मीन बेच के, गहने बेच के, जो कि बहुत दर्दनाक होता है। तो उस वक्त ये तो शंटी जी की इस इनिशिएटिव का आपके जानने वाले या किसी को भी लाभ मिल सकता है। तो ये नंबर आप अपने पास सेव रखें, और आप अगर मदद करना चाहते हैं, आप अगर इस लायक हैं कि आप मदद कर सकते हैं किसी भी तरीके से, तो बिल्कुल इस संस्था की आप मदद करें। उसकी डिटेल भी आपको डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे मिल जाएगी। सुना है पद्मश्री अवार्ड मिलने के बाद भी आप एम्बुलेंस उठा के खुद डेड बॉडी उठाने चले जाते हैं। जिस दिन मुझे पद्मश्री मिला राष्ट्रपति भवन में, उसी दिन शाम को एक कॉल आ गई कि एक लावारिस लाश सड़क पे पड़ी है। तो मैं अपने ड्राइवर के साथ गया, लाश को सैनिटाइज किया, पैक करके मैं गाड़ी में रख रहा था। तो एम्बुलेंस में, तो इतने में एसएचओ साहब आ गए, क्योंकि पुलिस का साथ होना भी जरूरी होता है ऐसे केसेस में। लावारिस में पुलिस वाले उनको 72 घंटे पहले फ्रीज करते हैं, फिर उसका पोस्टमार्टम कराते हैं, फिर संस्कार होता है, तब लावारिस घोषित करते हैं। हमको लावारिस घोषित करने का अधिकार नहीं है।
तो मुझे एसएचओ साहब ने कहा, कह रहे शंटी जी बधाई हो आपको पद्मश्री की, और यार अब तो पद्मश्री मिल गया, आप अभी भी लाशें उठा रहे हैं। हम्म, तो मेरा एक जवाब था, मैंने कहा जी मैं पद्मश्री की वजह से लाशें नहीं उठा रहा हूँ, लाशें उठाने की वजह से मुझे पद्मश्री मिला। बिल्कुल। तो मैं अपने कर्तव्य को कैसे छोड़ दूं, उस जुनून को कैसे छोड़ दूं? दैट्स माई पैशन, नॉट प्रोफेशन। एक पीएचडी चैम्बर में एक सेमिनार था, उसमें आपने किसी को धमकी दी थी कि आप उसको गिरफ्तार करा देंगे, क्या मामला था? कई बार क्या होता है कि हमारी नीयत ठीक हो ना तो वैसा काम हो जाता है। पूरे हिंदुस्तान से क्रिमेशन के इस सेवा को अपग्रेड करने के लिए, या आप उसको सीएनजी में भी कर सकते हैं, एलपीजी से भी कर सकते हैं, वो डिफरेंट गोबर से भी कर सकते हैं। इसमें एक सेमिनार था, मैं भी उसमें एज ए वक्ता, एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर में गया था वहां पे। तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी फेसबुक पे कि एक व्यक्ति ने मुंबई में ऐप बनाई है कि कोई भी व्यक्ति 37,700 रुपया अगर उसके पास जमा करा देता है तो वो उसका दाह संस्कार वगैरह जब वो मरेगा तो वो करेगा उसका तरीके से, रिचुअल्स के साथ। और उस व्यक्ति ने सिर्फ ऐप नहीं बनाई, उसने मुंबई के थाने में कोई एग्जीबिशन थी, वहाँ स्टॉल भी लगाया और वहाँ ये लिख के लगाया कि मैं 10,000 करोड़ का बिजनेस करूंगा इससे और लोगों को इससे एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी। मेरे दिमाग में बात बड़ी खटक रही थी, तो मैंने तो सहज भाव से वहां पे बात रखी कि भाई मैंने देखी है एक ऐड, हम तो सारे नॉन प्रॉफिट वाले ऑर्गेनाइजेशन वाले इकट्ठे हुए हैं, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा कमर्शियल काम भी कर रहा है कि 37,700 रुपए में दाह संस्कार करवाएगा। हमारे मुल्क में तो ऐसे भी आज विलेज हैं जहाँ 37,700 रुपए में बच्ची के हाथ पीले होते हैं क्योंकि पैसे नहीं है। तो ये व्यक्ति तो मतलब लोगों की भावनाओं को तिरस्कार कर रहे हैं। और फिर जो ये हमारा ये लास्ट राइट्स है ना जी, सनातन के अनुसार मोक्ष के राइट है, मोक्ष कैसे बिक सकता है जी? जब मैंने ये बात कही तो वहां एक सज्जन खड़े हो गए कि ये तो ऐप मैंने बनाई थी, मैं चैलेंज करता हूँ कि मैंने बनाई है। तो मैंने कहा मिस्टर, जो भी है तेरी मैं ऐप भी बंद कराऊंगा, तेरी मैं संस्था भी बंद कराऊंगा, तेरे को जेल भेजूंगा। उसने सोचा मैं मजाक में ले रहा हूँ। अच्छा, वो वीडियो बहुत वायरल हो गई, मुझे मतलब पता नहीं मिलियंस में गई होगी। मैं फिर मुंबई गया, उनसे पहले उनकी रेकी करी, मैंने कस्टमर भेजे मैंने उनके पास, लोगों के घर पे ही बुलाया उनको, सब ऑन रिकॉर्ड आ गए। फिर वहां के बीएमसी के चीफ से मिले, हमारी बात पे ध्यान दिया गया, पुलिस और बीएमसी की तरफ से मिलकर उसके काम को बंद कर दिया। तो बड़ी मजेदार बात है कि महाराष्ट्र एक ऐसी स्टेट है जो मैंने मुंबई में देखा, हर शमशान घाट में 3 क्विंटल लकड़ी फ्री है, वहां बोर्ड लगे हुए हैं। और वो व्यक्ति 37,700 रुपए से लोगों के साथ ठगी कर रहा है। आप लोगों के इमोशंस के साथ, इमोशन को कैश करके, कि हर बंदा सोचता है यार मेरा बाद में कोई करे ना करे, तो उसकी गुंडागर्दी को बंद कराने के लिए मुझे मुंबई जाना पड़ा। और अगर आपकी निगाह में कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो इसे प्रोफेशन के रूप में ले रहा है, मैंने पहले कहा कि दिस इज माई पैशन, और मैं आपको ऑफर भी कर चुका हूँ कि आपको पूरे हिंदुस्तान में कहीं संस्कार ना होता, आप हमें फोन करिए और 1-2 घंटे का टाइम दे दीजिए, बस हमारा काम है संस्कार कराना, हो जाएगा। और दूसरी तरफ अगर ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है कि इस सेवा के नाम पर ऐप बनाकर पैसे इकट्ठा करते हैं, तो उसका भी हमें जिक्र करिए ना थोड़ा बहुत, हम भी तो देखें कैसे बेचता है वो, हमारे मोक्ष को कैसे बेच सकता है, जो हमारे लास्ट राइट्स हैं उसके संस्कार बिक कैसे सकते हैं, इसका जवाब दीजिए ना मुझे आप। वो बात अलग है कि कोविड के भयानक समय में ये सारे रिचुअल लोग भूल गए, कंधा देना, मुखाग्नि देना, अस्थियां उठाना, क्रिया करना, कहाँ किसके पास टाइम था और कौन पास आ रहा था। लेकिन वो तो एक कहर का समय था और उसने हमें बहुत कुछ सिखाया भी। लेकिन ये जो पीएचडी चैम्बर वाला हादसा है, बिल्कुल सच है ये आपने कही है बात, और इसमें हमने अपने कामयाबी पा ली। बहुत ही अच्छी बात है कि अगर इस तरीके से कोई जो हमारा मोक्ष का अंतिम संस्कार है उसमें अगर कोई
मोनेटाइज कर रहा है, जो कि सर्विसेज फ्री में आपने बताया महाराष्ट्र गवर्नमेंट लकड़ी 3 कुंटल तक लकड़ी फ्री में प्रोवाइड दे कर रहे रही है। तो ये तो बिल्कुल बहुत ही बड़ा आपका इनिशिएटिव है और लाखों लोगों की मदद आप ऑलरेडी कर चुके हैं और कर रहे हैं। एक बात मुझे बीच में निकल के आती है कि आप अंतिम संस्कार करा देते हैं, लेकिन सनातन धर्म में ये है कि उसकी जो एशेज होते हैं उसको हम लोग लेके जाते हैं, हरिद्वार लेके जाते हैं, हाँ, बनारस अपने लेके जाते अपने हैं। अपनी सोच है। जैसे हमारे पंजाबियों में, सिखों में कीर्तपुर साहब जाते हैं पंजाब के, हाँ, और जो सनातन को मानने वाले लोग हैं वो गंगा जी में प्रवाहित, गंगा जी में। वो चाहे हरिद्वार हो, चाहे छोटी गंगा हो, चाहे गढ़गंगा हो। हम्म, तो हम क्या करते हैं, जितने बच जाते हैं अस्थियां, यानी जो बेचारे लेके नहीं जाते हैं, असहाय लोग हैं, गरीब है, लावारिस है, या जैसे कोविड में बच गई थी 3-4 हजार, हर महीने मेरा बेटा ज्योतजीत उन सबको कलश बना के, बकायदा कलश में रख के विधिवत हरिद्वार में जाके प्रवाहित करते हैं। हमारी सैकड़ों वीडियो हैं फेसबुक पे, और आज तक मुझे नहीं लगता कि हमारे शमशान में 10 भी ऐसी पड़ी हो, सारी हम प्रवाहित करते रहते हैं हर महीने जाते बहुत ही ये हैं। और बड़ा। ये अब से नहीं कर रहे, 29 साल से कर रहे हैं। इसके लिए भी किसी को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को पूरे देश में ऐसी जरूरत चाहिए, फ्री में देंगे हम। हमारा काम है उसको पिक करना, हमारा काम है उसको प्रवाहित करना। 2018 में आपने एक पुलिस कंप्लेन की थी बॉलीवुड एक्टर नसरुद्दीन शाह के खिलाफ, तो उसके पीछे की क्या कहानी है? देखिए, मैं नसीरुद्दीन शाह का फैन हूँ। ओके। एक्टिंग में उनका जवाब नहीं है। उनकी वेंडर्स डे पिक्चर मैंने 20 बार देखी है कम से कम। ये बहुत अच्छे कलाकार है। लेकिन जो एक बात उन्होंने बोली कि मेरी पत्नी को कहना है कि इस मुल्क में रहने का दिल नहीं करता, सेफ नहीं है, तो वो बात मुझे बड़ी चुभी कि आप पैसा हमारे मुल्क से कमा रहे हो, फेमस हमारे देश से हुए, भारत के नाम से, तिरंगे के नाम से, और आप यहाँ पे अपने आप को सेफ कहते हैं। अरे भाई नसीरुद्दीन शाह जी, आप भी मिनोरिटी में, मैं भी मिनोरिटी में हूँ, मैं सिख भी हूँ। आपकी कम्युनिटी का भी देश के राष्ट्रपति बन चुके हैं भी अब्दुल कलाम, हमारी कम्युनिटी के भी देश के राष्ट्रपति बन चुके हैं ज्ञानी जैल सिंह, प्रधानमंत्री बन चुके हैं मनमोहन सिंह, उपराष्ट्रपति बन चुके हैं मुस्लिम। तो भाई हमारे को इससे बड़ा मान सम्मान जो देश में, भारत में मिल रहा है, क्या किसी और देश में मिल सकता है? अरे आपसी झगड़े कहाँ नहीं होते हैं, किस घर में नहीं होते हैं, किस मुल्क में नहीं होते हैं। लेकिन इतनी बड़ी बात बोल देना। आप एक बात सोचिए कि जो बात नसीरुद्दीन शाह बोलेगा उसे दुनिया सुनेगी, क्योंकि एक एक्टर की आवाज में दम होता है, और एक फेमस एक्टर है आपकी इस बात को कहने से कितने लोगों के मन बदल गए होंगे, सोचिए। बिल्कुल। तो मुझे लगा, क्योंकि अब पोलियो के लोग इंजेक्शन नहीं लगवाते थे, अमिताभ बच्चन जी कहते 2 बूंद जिंदगी के लिए, सब बच्चा लेके चल देते थे। तो फेमस एक्टर थे ना। नसीरुद्दीन शाह जब ये बात बोल रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर सेफ्टी नहीं है, या रहने का दिल नहीं करता है, तो मुझे लगा कि मैं इनका फैन जरूर हूं, पर मैं इतनी बड़ी बात अपने देश के खिलाफ, ये बात मेरा बेटा भी बोलेगा तो मैं उसके भी खिलाफ, इसलिए मैंने उनकी पुलिस कंप्लेंट करी। जैसे शहीद भगत सिंह सेवा दल अभी काम कर रहा है, काफी लोगों के लिए काम कर चुके हैं, तो इसका फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान क्या है आपका? अभी तक मैं और मेरी संस्था के लोग, मेरे टीम जो है, उन कामों को हमने किया जो पब्लिक की जरूरत थी और प्रशासन उसे नहीं कर पा रहा था। जिसमें सबसे बड़ा पहले तो है निःशुल्क एम्बुलेंस। आज भी किसी बड़े हॉस्पिटल में आप फोन करिए कि मेरे घर में पेशेंट है, तो लेने तो आ जाएंगे, क्योंकि उनको पता पैसे लगाएंगे, उसके जोड़ेंगे पैसे। लेकिन उनकी डेथ हो जाए तो वापस छोड़ने का कोई साधन नहीं है उनके। वो कहेंगे अपनी शव वाहन मंगाइए, उस समय 10-10 हजार रुपये लगते हैं आज भी। तो मैंने 95 में ये बात का जरूरत को समझते हुए एम्बुलेंस भी बनाई, शव वाहन भी बनाया और निःशुल्क चलाया। फ्री दाह संस्कार का काम किया। लोग हैरान हो गए, अरे कब तक करोगे, कैसे करोगे? 17 शमशान घाट मैंने अडॉप्ट कर लिए, 70,000 डेड बॉडी को सेवा मिल गई। इसी प्रकार हमारे पास मोर्चरी बॉक्स है, जिसमें डेड बॉडी 4 दिन खराब नहीं होती है। किसी के मेहमान ने बाहर आना है, कुछ है, तो रखते हैं 2-3 दिन की बॉडी। उसका किराया पर डे एक नाइट का 8,000 रुपये लगता है। साउथ दिल्ली में कुछ लोग उसे किराए पे देते हैं। तो मैंने आज से 15 साल पहले बनाया और फ्री देना शुरू किया। 40,000 से लोग ज़्यादा ने सेवा ले ली हमारे से फ्री में।
इसी प्रकार एक हमारा प्रोजेक्ट है रक्तदान का। रक्तदान। ये मैंने शुरू किया था 92-93 में, तब संस्था भी नहीं बनी थी शहीद भगत सिंह सेवा दल, 95 बनी है। 106 बार तो मैं दे चुका हूँ जी ब्लड। आपका रक्तदान में कुछ रिकॉर्ड भी है? हाँ, मेरा वर्ल्ड बुक ऑफ इसमें रिकॉर्ड है, अपना लंदन। नहीं, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन वाली में। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में मेरा नाम है। 2019 में मुझे डोनर सिंह की खिताब दिया गया वर्ल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल, नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल और दिल्ली स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल की तरफ से, नाको की तरफ से। तो ये काम करते करते हमें लगा कि ये काम कुछ हटके थे। अब मेरे दिमाग में, जैसे हमने पूछा फ्यूचर प्लान क्या है, तो आज के समय की दरकार को देखते हुए लाखों पेशेंट रोज दिल्ली जैसे शहर में किडनी के डायलिसिस सुविधा के लिए तड़पते हैं और हॉस्पिटलों में लाइन लगाते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि कुछ संस्थाओं ने, कुछ एनजीओज ने इस काम में इनिशिएटिव लिया है, लेकिन ये क्यों बहुत लंबी है। तो मेरे दिल में एक प्लान आ रहा है कि मैं 4 एम्बुलेंस के अंदर डायलिसिस मशीन लगा के डायलिसिस ऑन व्हील शुरू करना चाहता हूं। जो लोग डायलिसिस कराना चाहते हैं, साथ जाने वाला कोई नहीं है। मैं देखता हूँ अच्छे अच्छे पैसे वाले लोग खुद गाड़ी ड्राइव करके जा रहे हैं। अब कितना टफ प्रोसेस है डायलिसिस का। उसके बाद बेचारों की क्या हालत होती होगी डायलिसिस के बाद सारा दिन। वो गाड़ी खुद चला के जा रहे हैं, खुद आ रहे हैं। उनके घर के बाहर ही सुविधा मिल जाएगी तो उनको एक जीवन मिल जाएगा। बिल्कुल। लेकिन ये सेवा निःशुल्क नहीं होगी, मैं पहले बता दूं। हाँ, नो लॉस नो प्रॉफिट पे होगी। जैसे सपोज आज भी ऐसे लोग, कुछ प्राइवेट लोग भी ऐसी सुविधा दे रहे हैं, लेकिन वो 9 से 10 हजार रुपये एक सिटिंग का लेते हैं। वही काम 3 हजार रुपये कर देंगे। और वो 3 हजार भी किस बात के हैं कि डॉक्टर, टेक्नीशियन, एम्बुलेंस एक्सपेंसेस, ड्राइवर एक्सपेंसेस, ये तो सारा चाहिए ना जी उसमें। बिल्कुल। एसी भी लगा होगा, सब होगा उसके अंदर। और 30 लाख की तो हमारी गाड़ी भी जाएगी वहाँ पे। बल्कि मुझे तो लोगों के फ़ोन आने शुरू हो गए हैं अभी से कि शंटी जी आप एक मशीन हमारी तरफ से लिख लीजिए, डायलिसिस मशीन लगाइए। कोई कहता है जी आप डॉक्टर के पैसे मेरे से लेना शुरू करो, जल्दी करो इसको शुरू। तो ये हमारा फ्यूचर प्लान है। परमात्मा ने चाहा तो 2025 में हम शुरू में ही डायलिसिस ऑन व्हील ऑन योर डोर स्टेप। और अगर इसमें सपोर्ट आता रहेगा मशीन का, डॉक्टर की बढ़ा सैलरी का, बढ़ा देंगे, तो 10 गाड़ी भी बना देंगे। 10 गाड़ी का देंगे, हाँ, बढ़ा देंगे। क्यों नहीं बढ़ा देंगे। और रेट भी कम कर देंगे फिर। नहीं, रेट तो चाहिए नहीं ना हमको। हो सकता है हमारा खर्चा ही 2,500 है, 2,000 है, उतना ही लेंगे, हमें 1 रुपया नहीं चाहिए इसमें। हमारी जेब में से। अच्छा, इसमें भी कंडीशन होगी कि कुछ लोग हैं उनके पास वो भी नहीं है पैसे, वो फ्री करा लें, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ऐसे भी तो होंगे कि नहीं जी 3 नहीं आप 5 ले लो, अब हमारे घर आए हैं। कुछ ऐसे भी तो होंगे। बिल्कुल। तो उसका कसर हम दूसरी तरफ निकाल देंगे। भैया अब अक्षय कुमार जैसी शख्सियत ने मुझे बॉम्बे से 2 एम्बुलेंस भेजी हैं, तो छोटी बात थोड़ी ना। ऐसे लोग बैठे हैं दुनिया में भी। हमें स्लीप वेल ने एम्बुलेंस भेजी, बजाज एलियंस ने भेजी, महिंद्रा टेक महिंद्रा ने भेजी। तो ये छोटी बात नहीं है। उनकी सोच अच्छी है, वो लोग कुछ करना चाहते हैं। मैं भी तो उसी श्रेणी में आ रहा हूँ। अब असल में जो हमारी ये लाइन है ना जी, एम्बुलेंस वाली, शव वाहन वाली, क्रिमेशन वाली, इसकी वजह से हमारे ना लोगों का करीबी टच हो गया, पारिवारिक टच हो गया। तो मैं अक्सर देखता हूं कि खासकर जो पैसे वाले लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनके संस्कारों में और साधारण मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों के संस्कारों में जमीन आसमान का। एग्जाम्पल, गरीब घर में जो कोई मौत होती है, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके बच्चियां सब बहुत रोते हैं, लिपट लिपट के रोते हैं, क्योंकि उनको पता होता है हमारे घर का आसरा यही था, हमारे घर के चलाने वाले मसीहा यही थे। वो उनकी जरूरत होते हैं। लेकिन यही मौत जब किसी पैसे वाले के घर होती है, आंसू तो बहुत दूर की बात है। बढ़िया कपड़े पहन के, काले चश्मे लगा के वो शमशान पे ऐसे खड़े होते हैं जैसे शूटिंग में आए हैं। और उससे भी बड़ी बात,
ये मैं बात इसलिए सबको कहता हूँ, बुजुर्गों को, जो मैंने देखा है कि हजार हजार गज की कोठी के मालिक जब वो बीमार होते हैं, उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए उनके बच्चे तैयार नहीं है, नौकरों को भेज देते हैं, ड्राइवरों को भेज देते हैं। इसी बात से चिढ़कर जब एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, हमारी एम्बुलेंस उनको हॉस्पिटल लेके जाती थी। अब शाम को 4:30-5 बजे डेथ होती है, मुझे फोन आता है पड़ोसियों का, हमारी एम्बुलेंस खड़ी हो जाती है। चूंकि मैं भी जानता था उनको, मैं भी चला गया। 7 बज गए, डेड बॉडी नहीं निकाली उन्होंने। तो मैंने उनके पड़ोसी से पूछा कि किसी गेस्ट का वेट कर रहे हैं, किसी ने आना है? तो कहने लगे नहीं, सब आ गए हैं। मैंने कहा क्या, फिर चल क्यों नहीं रहे? कहने लगे जी, जिनकी डेथ हुई है वो जाते जाते एक वसीयत कर गए हैं कि मेरे बच्चों ने मेरी सेवा नहीं की है, मेरी सारी प्रॉपर्टी धर्मार्थ कर दी जाए। कोई हरिद्वार में, कोई ये, कोई वो, कुछ एक छोटा सा अंश वो शहीद भगत सिंह सेवा को भी कर गए, सेवा दल को भी। वो बच्चे कह रहे हैं जी फिर धर्मार्थ वाले संस्कार करेंगे, हम नहीं करेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, हम कर देते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। हमने अपना बॉडी को उठाया, सारी कॉलोनी को ले गए, संस्कार कर दिया। बाद में उन्होंने उनकी अंतिम क्रिया भी नहीं करी, जो मेरे नोटिस में आया। और ये मैं रोज देखता हूं। और कोरोना में तो बहुत बुरा हाल देखा कि हाथ तो लगाया नहीं लाशों को बच्चों ने, जाते जाते उन्होंने ऑर्नामेंट्स भी उतार लिए। किसी ने माँ की बालियां उतारी, किसी ने बाप की अंगूठी उतारी, किसी ने घड़ी उतारी, किसी ने मोबाइल निकाला। इन बातों को देखते हुए मैं माँ बाप को कहता हूं कि जो गुरबानी में लिखा था हजारों साल पहले या सैकड़ों साल पहले कि सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चौदिस घेरे, विपत परी सब ही संचाटत को न आवत नेरे। अभी मुझे 4-5 दिन हुए गुड़गांव से एक सज्जन का फोन आया, कह रहे शंटी जी मैं वेल सेटल परिवार से हूँ, मेरी फैक्ट्री है, मेरे 3 घर है, 4 घर है। मैं आपको एक तकलीफ देना चाहता हूँ कि मेरी मौत होगी तो संस्कार आप करना। मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा यार, एक बंदा कह रहा है कि मैं वेल सेटल हूँ, फिर लास्ट राइट्स वाली बात हमको क्यों दे रहे हैं? तो जो बात उन्होंने कही, कहने लगे शंटी जी मैं अपने बच्चों से, औलाद से बहुत दुखी हूं। मैंने कहा जी वो क्यों? कह रहे जी पहली बात तो मेरी बात नहीं मानते, दूसरी बात इज्जत नहीं करते। और वो इसलिए नहीं करते, नहीं ये मैंने पूछा जब, मैंने कहा जी वो नहीं करते इज्जत तो आप मकान मत देना उनके नाम। कह रहे यार मैंने उनके नाम कर दिया। मैंने कहा इसीलिए तो इज्जत नहीं करते। जिस माँ बाप ने जीते जी सब कुछ औलाद के नाम कर दिया है, वो आज अनाथालय में बैठे हुए हैं, बिल्कुल धक्के खा रहे हैं। उनकी लाश उठाने वाला नहीं मिलता है कोई। बाद में बच्चे कह रहे थे मैं तो अमेरिका बैठा हूं, मैं कनाडा बैठा हूं, मेरे पास समय नहीं आने का। तो उन सज्जन ने जो मुझे बात बताई कि मैं सिर्फ ये नहीं कि मेरी बात नहीं मानते, मैं जब जा रहा था अपने बेटे के साथ कार में, किसी बात पे मेरे से अनबन हो गई उसकी, मैं और मेरी मिसिस थे, तो बेटे ने कार रोक के मुझे कहा कि तुम कार से उतर जाओ। कहते मैं भी गुस्से में था, उतर गया। पर कहने लगे मेरा गुस्सा और तब बढ़ गया कि बेटा तो चलो मान सकते हैं कि गुस्से में या लड़ाई में या चलो भी बिगड़ गया, लेकिन जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, मेरी धर्मपत्नी उसके साथ बैठी, हुई नीचे नहीं उतरी, वो बेटे के साथ चली गई। तो कहने लगा मैं तो अकेला रह गया, तो मैं किसके लिए करूं? अब मैंने मन पक्का कर लिया है कि मैं बच्चों को कुछ नहीं दूंगा, पत्नी को कुछ नहीं दूंगा, और मेरा अंतिम संस्कार की राइट्स भी उनके पास नहीं होंगे। मैं शहीद भगत सिंह सेवा दल को देके जाऊंगा। शंटी जी आप करेंगे कि नहीं करेंगे? आप बताइए पैसे कितने जमा कराने हैं? मैंने कहा जी आपको किसने कह दिया कि हमें पैसे चाहिए? हम आपको लिख के देने के लिए तैयार है कि हमें काम फ्री में करेंगे, पर आपने बहुत बड़ी गलती की है जो आपने जीते जी अपने बच्चों के नाम सब कुछ किया है। और ये बात मैं अभी एक डिबेट थी किसी बहुत बड़े चैनल की, वहां भी बोल के आया हूं कि जिस माँ बाप ने अपने जीते जी सब कुछ औलाद के नाम कर दिया है, वो आज भी घर से बाहर है, कल भी घर से बाहर है, दवाई के लिए भी तरसेंगे। जितने अनाथालय, सीनियर सिटीजन होम है ना, यहाँ आपको गरीब वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा।
सब बिल्कुल। पैसे वालों के बच्चे मिले हमें। इवन देन IPS IAS के माँ बाप वहाँ पे हैं मेरे पास, मैं जाता रहता हूँ वहाँ पे अनाथालय के अंदर। तो इसलिए हो सकता है मेरी बात कुछ बच्चों को बुरा लग रहा है, मेरे बच्चे भी तो सुन रहे होंगे भाई, बिल्कुल। लेकिन मैं सबको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अगर करना भी पड़े तो 5-10% कर देना उनको खुश करने के लिए, अदरवाइज 90% अपने पास ही रखिएगा। अगर मेरी बात बुरी लगी तो माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ आपसे कि आप अपने आप की अगर इज्जत कराना चाहते हैं समाज में, घर में, परिवार में, बिरादरी में, ये तब तक इज्जत है जब तक सब कुछ आपके पास है, नहीं तो फिर इज्जत भी नहीं है, सेवा भी नहीं है, धक्के भी खाओगे, अनाथालय में भी जाओगे और आपकी लाश उठाने के लिए भी 4 कंधे पड़ोसियों के आएंगे, ये भी निश्चित है। इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, हो सकता है मेरी बात आपको बुरी लगी हो, लेकिन मैं अब बात दिल से क्या। शंटी जी, अगर मैं कमेंट की बात करूँ, अगर मैं देखूँ फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, तो आपको काफ़ी धमकियाँ दी जाती हैं, आपके कौम के लोग ही आपको धमकी देते हैं। मैं अगर बोलूँ तो अक्सर करके खालिस्तानी जो है कम्युनिटी, वो आपको काफ़ी धमकी देती है, तो इसके पीछे क्या है? देखिए, हम देश में, भारत में पैदा हुए और ये भारत देश पे हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि जो खेती किसान ने की होती है ना, उस फसल पे उसका हक होता है, उनके बच्चों का भी होता है, उनके वंश का भी होता है। हम्म। सबसे अगर धार्मिक बात करें तो गुरु नानक देव साहब से लेके साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह उनके साहिबजादे, गुरु नानक देव साहब ने अपना प्रचार धार्मिक, सामाजिक, लंगर, ये सब भारत से शुरू हुआ, भारतवासियों के लिए हुआ। वो पता लगा कि गुरु नानक देव साहब मक्का मदीना भी गए, सब जगह गए, वो भी शिक्षा देने। गुरु तेग बहादुर साहब की कुर्बानी होती है चांदनी चौक में, औरंगजेब कहता है कि इस्लाम कबूल कर लो, कश्मीरी पंडित आते हैं गुरु तेग बहादुर साहब के पास, हमारी बच्चियों को उठा के ले जाते हैं, तो गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा कि किसी बड़ी शख्सियत को कुर्बानी देनी पड़ेगी। गुरु गोविंद सिंह जी ने जब कहा कि अपने फादर साहब को, गुरु तेग बहादुर साहब को, कि आपसे बड़ी शख्सियत कौन हो सकती है। देखिए, एक पिता को बेटा कह रहा है, और उनकी शहादत हुई चांदनी चौक शीशगंज साहब गुरुद्वारा में। जंग के मैदान में गुरु गोविंद सिंह साहब के बच्चे शहीद हुए, नियों में चुनवाए गए 2 बच्चे, 4 साहिबजादे। ये किस लिए हुआ सब? भारत देश के लिए। ये तो मैं धार्मिक पक्ष कह रहा हूं। दूसरी तरफ आ जाते हैं, पार्टीशन से लेके आज तक, चाहे वो 1947 का जंग हो, चाहे वो करगिल का जंग हो, चाहे वो ब्रिटिश टाइम का हो, सजाए काले पानी का, 90% फांसियां जो हैं वो सिखों को मिली हैं। अगर सिखों के चैप्टर को हटा दिया जाए तो फ्रीडम मूवमेंट ही खत्म हो जाती है। भगत सिंह, करतार सिंह सराबा, उधम सिंह, ऐसे सैकड़ों वीर हैं जिनके बिना फ्रीडम मूवमेंट बेकार है। हुक्का मूवमेंट, 10-10 साल के बच्चे तोप के आगे खड़े हो गए। इसलिए, और हमने भी तिरंगे में जन्म लिया है जी, तो हमारा तो प्यार तिरंगे से ही होगा। एक ऐसा शख्स जो अमेरिका में बैठ के, वो एक पन्नू नाम का जंतु है वहां पे, वो सिखों को आदेश देता है वो सबको, आप एयर इंडिया में बैठना बंद कर दो जी, आप भारत के खिलाफ बोलो जी, आप तिरंगा हटा दो जी। अरे भाई, तू होता कौन है बोलने वाला? हम तो अपने गुरु साहब की बात मानेंगे ना, जो हमने देखा है अपनी कौम को। गुरु साहब ने कहा था कि 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तभी गोविंद सिंह नाम कहा। तो तुम्हारे जैसे नकली लोगों के लिए थोड़ा कहा था। तुमको तो टूडो फाइनेंस करता है, ISI फाइनेंस करता है, और आप कुछ भी बकवास कर देते हो वहां बैठ के। लेकिन हमारी कम्युनिटी के लोग जो छोटे छोटे शहरों में बैठे हैं, वहां के लोग तो यही सोचते हैं ना कि ये भी सिख है और वो भी सिख है। असर कहाँ का पड़ता है, जरा सोचिए इस बात को। उनके धंधे में पड़ता है। अभी हमारे तो आपस में बच्चे बटे हुए हैं, हमारे देश में बच्चे बटे हुए हैं, बिजनेस बटे हुए हैं, तो हम कैसे ये बोली बोल सकते हैं जो आप बोली बोल रहे हैं? पहली बात तो मेरी है, हम उनकी खिलाफत करते हैं सरेआम। मेरा बेटा तो तख्ती लेके से नो टू खालिस्तान इंडिया गेट पे खड़ा हो गया, तो इनकी धमकियां आनी शुरू हुई। अभी पीछे मुझे फोन आया, कनाडा से आया, लेकिन था नंबर वो थाईलैंड का कहीं का।
पुलिस कंप्लेंट भी करी हमने कि तेरे को और तेरे बेटे को हम उड़ाने लगे हैं, तुम्हारा नंबर आ गया, तू मेरे को जानता नहीं है। मैंने कहा मैं जानता हूँ आपको यार, अच्छी तरह जानता हूँ। आप वही लोग हैं ना जो 84 के दंगे के बाद, कत्लेआम के बाद छुप के बैठ गए थे। आज तक उनके कातिल सरेआम घूम रहे हैं भाई। क्या कर लिया आपने? पंजाब एक मिसाल थी जो फसल के मामले में, जवानी के मामले में, खूबसूरती के मामले में। सारा पंजाब तबाह हो गया। क्या कर लिया आपने? आधे से ज्यादा बच्चे वहां फॉरेन कंट्री चले गए हैं सिक्खी छोड़ के। नशा वहां पे चरम सीमा पे है। लड़के तो क्या, लड़कियां भी पी रही हैं नशा वहां। क्या कर लिया जी आपने? और सबसे बड़ी बात, धर्म परिवर्तन। सिखों को वहां पे धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है सरेआम। देखिए, मैं किसी धर्म की वो खिलाफत नहीं कर रहा हूं, वो अपने धर्म को कैसे भी चलाए, लेकिन जब हमारा कोई सिख इस वेशभूषा में रह के, ताज पहन के, और उनका प्रचार कर रहा है क्रॉस पहन के, ये हमें कबूल नहीं है। ये हमें बिल्कुल कबूल नहीं है, क्योंकि हमारी कौम मरजीवड़ों की कौम है, जिंदा कौम है, एकदम मुर्दार नहीं है हम। तो भाई, अगर आप खालिस्तानी का नारा लगाते हैं तो वहीं लगाइए। उस 500 गज में हम, आप क्या कहाँ बनाएंगे खालिस्तान? 500 किलोमीटर के अंदर पंजाब से लेके। तो पंजाब वाला चाहता कौन है आपके खालिस्तान को? आप कनाडा में बनाइए, अमेरिका में बनाइए, आसपास बनाइए, पाकिस्तान में लड़के बनाइए, आपको मुबारक हो, हम मना नहीं करेंगे। लेकिन इस देश के रहने वाले सिख आपको सपोर्ट नहीं करते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, निश्चित है ये। मैंने तो इस चीज पे भी ऑब्जेक्शन किया है कि जो वो वहां पे फ्लैग लगाते, उसमें हमारा लोगो, यानी जो सिखों का लोगो खंडा होता है, उसको यूज करते हैं। वो खंडा गुरु साहब ने दिया है, वो खंडा हमारी शान है, हमारी मिलिट्री लगाती है पगड़ी के ऊपर खंडा। अरे आपने खालिस्तान बनाना है, अपना लोगो अप्रूव कराइए ना। आप, हर कंट्री का एक लोगो होता है। आप उस खंडे को लगा के अगर कुछ गलत काम कर देते हैं खालिस्तान के नाम से, तो पूरे देश में सिख जो कोने कोने में रह रहे हैं, जिनके बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं, उनके ऊपर कितना गलत असर पड़ेगा जरा मुझे बताइए। हमारे रिश्ते टूट जाएंगे आपस में, हमारे बिजनेस खत्म हो जाएंगे। तो भाई, ये हम कहते हैं, इस बात से वो खफा है, जान से मारने की धमकी देते हैं। हमको जो करना चाहिए था, हमने गुहार लगाई है सरकार से भी, प्रशासन से भी, पुलिस से भी। अगर उनकी इच्छा होगी तो हमारा ख्याल रखेंगे। हमारा तो वही भगत सिंह वाली बात है कि हम जिएंगे और मरेंगे या वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे या वतन तेरे लिए। मैं और मेरा बेटा ज्योतिजीत एक ही बात कहते हैं सबको कि हमारा सेवा जो है, जो इसी को लेके चलते हैं हम। आप जितनी धमकियां दे सकते हो देते रहो, किसी की मौत जब तक आई है उससे पहले कोई मार नहीं सकता उसको। निश्चित है बात है, ये निश्चित बात है। और उनको हमारी ये सेवा बुरी लगती है, क्योंकि मुझे याद है कोविड के समय में एक फोन आया था मुझे कि शंटी जी, आप मुसलमानों का भी संस्कार कर रहे हैं, दाह संस्कार, सॉरी, दफन कर रहे हैं, आप क्रिश्चियनों का भी कर रहे हैं। तो मेरा जवाब ये होता था कि गुरु गोविंद सिंह जी की फौज में भाई कन्हैया जी, जिनकी ड्यूटी लगी थी कि आप जख्मियों को मलहम पट्टी करेंगे और प्यासों को पानी पिलाएंगे, तो जब उनकी शिकायत लेके पहुंचे कि सर ये तो दुश्मनों को भी पानी पिला रहे हैं, दुश्मनों को भी ये मलहम पट्टी कर रहे हैं, तो गुरु साहब ने जब उनको बुलाया तो भाई कन्हैया जी ने कहा कि जब मैं सेवा करता हूँ तो मुझे वो दुश्मन नहीं दिखता, मुझे वो पेशेंट दिखता है, मुझे प्यासा दिखता है। तो इसी तरीके से जिस लाश का, जिस डेड बॉडी का हम क्रिमेशन कर रहे हैं, कफन दफन कर रहे हैं, वो एक पवित्र आत्मा है, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है भाई। इसलिए ये बातें उनको हमारी बुरी लगती हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना करते रहें, जो होगा ऊपर वाला जाने। सर, भी सुनने में आ रहा है आपके ऊपर एक मूवी बन रही है जिसमें राइटर हैं सौरभ पांडे जी, वो कुछ मूवी लिख रहे हैं, आपकी बायोपिक लिखी जा रही है, क्या वो? सर, सुनने में आ रहा है कि आपके ऊपर एक मूवी बनाई जा रही है, राइटर हैं सौरभ पांडे जी। तो ये मूवी की कैसे शुरुआत हुई? मुझे लगता है जब भी कोई बड़ा ऐसा कोई हादसा होता है या कोई डिजास्टर होता है, तो अक्सर उसके ऊपर कई पिक्स बनती हैं, बायोपिक बनती है, मूवी बनती है। जैसे आपने देखा होगा भोपाल गैस कांड के ऊपर एक बहुत अच्छी मूवी बनी है। उसके बाद जो बिहार के अंदर कोयले खान में पानी आ गया था, अक्षय कुमार जी ने उसके ऊपर मूवी बनाई। मिल्खा सिंह जी के ऊपर बनी भाग मिल्खा भाग। हाँ जी।
तो ऐसी पहले तो महेश भट्ट जी के दिमाग में आया कि सीरीज बनाई जाए, तो उन्होंने एक पहचान बनाई हम्म, कि दुनिया में सिख जो हैं अलग अलग फील्ड में कौन अच्छी पहचान बना रहे हैं। हम्म, तो 13 लोग चुने, तो उसमें मेरा भी आ गया। तो वो सोनी लिव पे चल रहा है मेरा कार्यक्रम, आपने भी देखना हो देख सकते हैं, पहचान के नाम से महेश भट्ट जी का अनस्क्रिप्टेड शो है वो। ओके। उसके बाद मेरे पास अनंत कुमार जी आए, मेरे बेटे मनीष से मिले कि हम शंटी जी के ऊपर एक बायोपिक बनाना चाहते हैं। हम्म, तो अनंत कुमार जी वो हैं जिनके जिला गाजियाबाद काफ़ी फेमस रही, डायरेक्टर है। सौरभ पांडे जी की कश्मीर फाइल के राइटर हैं। तो हुआ क्या कि मैंने एक ही बात करी, मैंने कहा कि उसमें मैं झूठे शॉट नहीं डलवाऊंगा, सच्चे डलवाऊंगा, फिर आपको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। क्योंकि जहाँ लोगों ने सेवा की, जहाँ डॉक्टरों ने सेवा की, एनजीओज ने की, वहाँ बुरे लोग भी सामने आए। तो अगर आप दम रखते हैं स्टोरी लिखने का तो फिर तब बढ़ाना, नहीं तो मैं साइन नहीं करूँगा। तो बात ये, मेरी बातें मान ली उन्होंने, काम चल रहा है स्टोरी पे। तो ऊपर वाले ने चाहा तो मिड 25 में वो मूवी आ जाएगी। तो बहुत सिर्फ अच्छी कोविड बात पे आधारित नहीं होगी, उसमें बहुत कुछ डाला जाएगा मसाला भी, है। क्योंकि पिक्चर खाली एक टॉपिक को लेके नहीं चलते, कुछ कुछ उसमें अलग अलग भी डाला जाता है। बिल्कुल। लेकिन मेरी जीवनी बचपन से लेके हम्म, और अभी तक की सारी उसमें लिखी जा रही है।